बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिपल टैंक के बारे में। रिपल टैंक बेटा ऐसी एक डिवाइस है जो कि हमें पानी के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके वेव्स प्रोड्यूस करवाता है। इसके पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद ये आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। ये सबसे पहले आपके पास ये एक पूरा रिपल टैंक है। इसकी डायग्राम आपकी किताबों के ऊपर भी बनी हुई है, बुक्स के ऊपर भी बनी हुई है। ये इसके अंदर ये वाली जो सरफेस है, इसके अंदर पानी को छोड़ जाता है और इसका जो नीचे जिसके ऊपर पानी खड़ा होता है वो सरफेस बनाई जाती है शीशे की, मिरर की होती है, ग्लास होता है वो, और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और ये जो ये वाली दीवार है, ये और ये रेक्टेंगल शेप बना रही है, ये चारों कोने मिलके। और ये इसके नीचे ये जिन पे स्टैंड है, ये इसके स्टैंड्स हैं जिन पे ये खड़ा होगा। ये यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये स्क्रीन बनानी थी यहाँ पे इसके ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है। और ये मैंने एक वुडन ब्लॉक WB लिखा है कि वुडन ब्लॉक होगा आपके पास। और वुडन ब्लॉक को मूव करवाता है वाइब्रेटर, और इसकी एक वायर इस तरफ आती है तो ज़्यादा कम्प्लेक्स बनती थी डायग्राम, इसलिए मैंने यहाँ पे वो वायर वगैरह नहीं लगाई। पावर सप्लाई भी लगाई है इन्होंने और वो भी मैंने नहीं लगाई। अब यहाँ पे अगर मैं, और ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है वुडन ब्लॉक का कि ये भी रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है आपके सामने। यहाँ पे जब पानी होगा, ये पूरा पानी का इतना पानी होता है कि सिर्फ जो सरफेस ऑफ ग्लास होती है वो पानी के नीचे आ जाए। मेरा मतलब यह है कहने का कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरा जाता, सिर्फ उसको डुबोया जाता है ताकि वो नज़र ना आए शीशा जो उसका मिरर होता है। अब जहाँ यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे भी पानी होगा, यहाँ पे ये पूरा पानी का भरा होगा। तो वाइब्रेटर का बेसिक मकसद यही है कि वुडन ब्लॉक को आगे और पीछे की तरफ मूव करवाना। जब यहाँ से वुडन ब्लॉक आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करेगा, उसकी जो वाइब्रेशन होंगी वो क्या करेंगी, पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो आपके पास किसी मीडियम के अंदर या मीडियम के बाहर जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब चूंकि रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है तो यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वेव्स फॉर्म के अंदर, यानी पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी, चौथी, और इस तरह आगे चलती जाएंगी, यहाँ तक आएंगी। क्योंकि ये चल रहा होगा तो ये ऐसे ही होगा। अब इसका क्या मकसद है और इस स्क्रीन का क्या मकसद है, आपको यहाँ पे इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। यहाँ पे बल्ब लगाया जाता है और यहाँ पे नीचे स्क्रीन लगाई जाती है। अब जब बल्ब, ये यहाँ पे एक वेव बनेगी, यहाँ पे एक वेव बनेगी, यहाँ पे एक वेव बनेगी, और इस तरह आगे बनती जाएंगी। क्योंकि ये वुडन ब्लॉक मूव कर रहा है तो बल्ब जहाँ पे वेव होगी वहाँ पे तो रोशनी पास नहीं कर सकेगी, तो ये एरिया इस पे कुछ नहीं आएगा। और जहाँ पे वेव नहीं होगी, जैसे यहाँ पे वेव नहीं है तो ये एरिया ब्राइट रहेगा, ये ब्राइट रहेगा और ये डार्क हो जाएगा। जैसे एक इंसान चलता है धूप के अंदर, धूप के नीचे, तो वहाँ पे जहाँ पे इंसान चल रहा होता है उसके सामने से उसके इंसान ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, तो वो क्या होता है, रोशनी पास नहीं हो पाती और उसका साया बन जाता है। ये सेम केस ये ऐसा ही है कि यहाँ पे जब वेव बनेगी तो वेव के अंदर से रोशनी पास नहीं हो पाएगी और यहाँ पे उसका साया बन जाएगा। और नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पे रोशनी आएगी तो ये जगह ब्राइट रहेगी, यानी कि डार्क ब्राइट ये इसका यहाँ पे स्क्रीन आपको नज़र आएगी। अब अगर आप वैसे ऊपर से यहाँ पे खड़े होकर देखें टैंक के ऊपर तो आपको इस तरह ट्रांसपेरेंसी और इस तरह क्लियर नहीं होंगी वेव्स, लेकिन आप बल्ब लगाएंगे और नीचे स्क्रीन लगाएंगे तो ये नज़र आएगा। और ये नीचे नज़र क्यों आएगा, क्योंकि ये सारा किस चीज़ से बना हुआ है, मिरर से बना हुआ है। तो मिरर ट्रांसपेरेंट है तो ये वेव्स ऊपर से बल्ब की वजह से वो यहाँ पे इनको क्लियर करेगा और यहाँ पे ब्लर और ब्राइट आपको वाज़े होता जाएगा। अब वेव्स की शक्ल ये बनी
और ये इनको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव्स बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर था किस चीज़ का, रिपल टैंक का, और बेसिक जो उसका काम करने का तरीका है, बेसिक प्रिंसिपल था उसके काम करने का। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। यानी कि अगर हम रिपल टैंक के अंदर ही जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं हमें, अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश करें तो वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ होंगी। बेसिकली वेव्स की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ रही है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद थर्ड होती है डिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो फिर मैंने वही रिपल टैंक में जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स थी वो यहाँ पे मैंने बनाई, ये इस तरह की प्लेन वेव, और यहाँ पे एक रेजिस्टिव मीडियम रखा। अब जब वेव्स आगे की तरफ आएंगी, ये रेजिस्टिव मीडियम आप ये कह लें कि यहाँ पे आपने पानी के अंदर कुछ रख दिया, कोई लकड़ी का एक और ब्लॉक आपने वुडन ब्लॉक यहाँ प्लेस कर दिया है, रेजिस्टिव मीडियम। अब जब यहाँ से वेव्स आएंगी तो बड़े सिंपल सी बात है कि ये वेव्स वापस चले जाएंगी। इस पे कोई इतनी रिसर्च की बात नहीं है। उसके बाद अगर आप ये पोजीशन थी कि या केस 1 कह लें, ये केस 2 कह लें। केस 2 के अंदर अगर ये वुडन ब्लॉक ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इसको मैं एक एंगल पे रख दूँ, यूँ मैंने प्लेस कर दिया। अगर मैं इस फॉर्म के अंदर इसको रखूँगा तो क्या होगा, ये वेव्स ऐसे आएंगी और ये ऊपर से देखें कट हो गई। अब ये ऊपर से तो आगे की तरफ आ नहीं सकी, और ये भी अब ऊपर से आगे की तरफ नहीं आ सकी। तो केस 3 के अंदर इनके एंगल्स मैं आपको बताता हूँ। केस 3 के अंदर या सी डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर की तरफ से आगे से नहीं आई वो किधर मुड़ेगी, ये आपके पास ये जब इसके साथ टकराएगी, वेव इधर आ रही है, तो वो जब टकराएगी तो आगे से इसका ये एक एंगल पे पड़ा हुआ है जो आपके पास रेजिस्टिव मीडियम है, तो ये नीचे की तरफ वेव मोड़ना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ये भी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जो इंसिडेंट वेव है वो क्या बनाएगी, अगर सबसे पहले आपने इसका एंगल देखने के लिए परपेंडिकुलर के साथ एक नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है, या इसके साथ ये जो आपके पास रेजिस्टिव मीडियम है इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सिंपल वर्ड्स, परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका ये रेजिस्टिव मीडियम है, मिसाल तौर पर ये रेजिस्टिव मीडियम है, तो इसके साथ 90 पे कोई एक आपने लाइन लगा लेनी है। अगर रेजिस्टिव मीडियम इस तरफ पड़ा हुआ है तो आपका ये 90 बनेगा, आपने ये लाइन लगा लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे देखें, अगर इंसिडेंट वेव इस तरह आ रही हैं और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल। और जब वेव्स मुड़ चुकी होंगी, यानी कि फिर आपने नॉर्मल ड्रा किया, और जो इस तरफ एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ऊपर वाले केस के अंदर हमने क्या देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके अंदर बराबर होते हैं, और जिस मीडियम से वेव आई होती है उसी मीडियम के अंदर वापस लौट जाती है और रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्रैक्शन के केस के अंदर आपके पास ये वेव्स, वही वेव्स जो मैंने ऊपर ली थी, जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, रिपल टैंक से प्रोड्यूस हो रही थी, वही वेव्स इस केस के लिए ली हैं। और ये अब एक मीडियम से, इसकी जो डेफिनेशन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर वेव्स दाखिल होती हैं, एंटर्स होती हैं, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। पहले इस डायरेक्शन के अंदर आ रही थी, अब इस डायरेक्शन के अंदर आ रही थी। मीडियम कैसे चेंज हुए, पहले डीप वाटर था और ये शैलोअर वाटर है, और डीप वाटर और शैलोअर वाटर में वेव्स की वेलोसिटी भी चेंज होती है और वेव की वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। ये देखें यहाँ पे इनके दरमियान, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन नेक्स्ट केस के अंदर जब शैलोअर वाटर आया तो वहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम हो गई है। ये क्यों होता है, ये आपने वेव्स की टर्म में सीखा है कि वेवलेंथ कब कम होती है और कब ज़्यादा होती है। एक्चुअली ऐसे होता है कि जब आपके पास ये अगर वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर के पार्टिकल हैं, और इधर से आपने
गहरा पानी है, डीप वाटर है, तो आपने इसको ये जब फोर्स लगाई, आपका जो वाइब्रेटर लगा हुआ है रिपल टैंक के अंदर, तो ज़्यादा पानी था, तो जब फोर्स लगाई तो वो ज़्यादा आगे तक मूव होके आएगा, इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और अगर इसके मुकाबले में अगर यहाँ पे कम पानी है, लो वाटर है, तो यहाँ पे शैलो वाटर है, तो इसको आप उतनी बेशक फोर्स लगाएं, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी दोनों में बराबर रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होगी क्योंकि वाटर गहरा नहीं है। तो इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो होती है डिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के केस था कि डायरेक्शन चेंज होती है वेव की, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। तीसरे केस के अंदर आप सीखेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास ये वही वेव्स जो कि आपको रिपल टैंक प्रोड्यूस कर रहा था, एक वाइब्रेटर वुडन ब्लॉक से प्रोड्यूस हो रही थी, वही वेव्स हैं। और यहाँ पे ये वेव के सामने यहाँ पे एक मैंने मीडियम प्लेस किया, लेकिन यहाँ से जगह खाली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मीडियम नहीं है। ये और ये वेव की वेवलेंथ, जिसका ये जो एरिया है यहाँ से जो ओपन है और ये वेवलेंथ, ये दोनों बराबर होने चाहिए या फिर ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका एरिया बहुत कम है और वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ से वेव गुजर नहीं पाएगी। अब चूँकि वेव जब गुजरती है इसके अंदर से, ये वेव कुछ इस तरह बैंड होकर गुजरती है। जब वेव ये यहाँ से टकराएगी तो ये इस तरह यूँ बैंड होना शुरू हो जाएगी। जब बैंड होकर गुजरेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी। जब दूसरी वेव यहाँ पे फिर इसकी बारी आएगी, दूसरी वेव यहाँ पे आएगी तो ये इसको इससे पीछे कर देगी और यहाँ पे पहले वाली वेव यहाँ पे आ गई और जो दूसरी यहाँ से वो यहाँ पे आ गई और इस तरह पीछे होती जाती होती हैं। ये आपके पास डिफ्रैक्शन सबसे सिंपल केस है, इसमें कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। और दूसरा जो इसका केस है उसके अंदर ये मीडियम का बहुत ज़्यादा गैप दे दिया गया है, ये वाला ये सारा गैप है। यहाँ से वेव तकरीबन जो है ना बहुत थोड़ी बैंड होती है, ये देखें गैप ही इतना ज़्यादा है तो बहुत थोड़ी बैंड होके ये इतनी फिर और आखिर में ये स्ट्रेट हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे इस तरफ आ रही हैं। थोड़े टाइम के बाद या थोड़ी जगह के बाद ये फिर स्ट्रेट होके चलना शुरू हो जाती हैं। तो 3 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखी है कि आपके पास वेव की रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब एक मीडियम से गुजरती हुई वेव दूसरे मीडियम के साथ टकराती है, कोई रेजिस्टिव मीडियम सामने पड़ा है तो वो पहले मीडियम में ही वापस लौट जाती है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरे केस के अंदर आपके पास इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थी। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर वेव जाती है तो वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेती है, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। तीसरा केस ये सामने आपके डिफ्रैक्शन ऑफ वेव यहाँ पे आपके पास जब एक रुकावट या कोई मीडियम प्लेस कर दिया जाए जिसमें गैप हो और उसमें इस तरह वेव पास हो, यानी कि मीडियम के गिर्द टर्न कर लेना, मुड़ जाना वेव का, वो होता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसके 2 केस आप एक भी कर लें लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि इसमें करना कैसे। थैंक यू।